हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। आपके एग्ज़ाम में लास्ट 10 दिन का टाइम बचा है, तो इस टाइम पे आपको अपनी तैयारी और बूस्ट करने की ज़रूरत है, जिसके लिए साइंस की प्रैक्टिस सेट की फाइनल सीरीज़ की क्लासेस चल रही हैं, जहां पे हम इजी टू एडवांस लेवल प्रश्नों की प्रैक्टिस भी करेंगे और साथ ही जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके एग्जाम में पूछे भी जाएंगे और पूछे भी गए हैं, हम उनको भी साथ ही साथ पढ़ते चलेंगे। तो जितनी भी फाइनल सीरीज़ की क्लासेस चल रही हैं, आप इनको जरूर कंप्लीट करके जाइएगा एग्जाम में। और इसके अलावा जो पुरानी प्रैक्टिस सेट की क्लासेस प्लेलिस्ट में डली हैं, आप उनको भी जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे हमने जितने भी टेट एग्जाम में आए साइंस के पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं उनको हमने डिटेल में पढ़ा है, तो वो क्लासेस भी आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो ये जो फाइनल सीरीज की क्लासेस चल रही हैं और जितनी भी पुरानी प्रैक्टिस सेट की क्लासेस डली हैं, आपको इन दोनों को कंप्लीट करके ही पेपर देने जाना है। इसके अलावा जब भी आपकी क्लास एंड हो जाया करे ना, तो आप क्लास एंड होने के बाद कमेंट करके ये जरूर बताया करिए कि आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। तो इससे क्या है, आपको अपने तैयारी का लेवल भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस स्तर की हो रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हार्मोन एड्रेनलिन जो है ये क्या काम करता है। जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो यह तनाव के स्तर को समंजन में शरीर की सहायता करता है, लंबाई नियंत्रण में सहायता करता है, शरीर के विद्युत अपघट्यों के संतुलन पर नियंत्रण रखने में सहायता करता है, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है। बताइए जो एड्रेनलिन हार्मोन है ये क्या काम करता है और ये निकलता कहाँ से है। तो जो एड्रेनलिन हार्मोन है ये कहाँ पे किससे निकलता है, तो एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। किससे निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। और जो एड्रिनल ग्लैंड है ये कहाँ पे पाई जाती है, तो दोनों किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है और ये आपातकालीन स्थिति में ज़्यादा एक्टिव होती है, इसीलिए एड्रिनल ग्लैंड को आपातकालीन ग्लैंड भी इसको कहा जाता है। अब जो एड्रिनल ग्लैंड है ना, ये दो भागों में बटी होती है। पहला जो भाग है इसका ये कौन सा है, कॉर्टेक्स। कौन सा भाग है, कॉर्टेक्स। और दूसरा भाग कौन सा है, दूसरा भाग है मेड्यूला। दूसरा भाग क्या है, मेड्यूला भाग है। दो भागों में एड्रिनल ग्लैंड बटी होती है। तो देखिए जो कॉर्टेक्स वाला भाग है इससे कुछ हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जिसमें पहला हार्मोन है कॉर्टिसोल। कौन सा हार्मोन है, कॉर्टिसोल। तो जो कॉर्टिसोल हार्मोन है ना, कॉर्टिसोल हार्मोन क्या करता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा यानी जो फैट है इनके उपापचय को नियंत्रित करने का काम करता है। क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। दूसरा, इससे कॉर्टेक्स वाले पार्ट से कौन से हार्मोन निकलते हैं, एल्डोस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन निकलता है, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन। अब जो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन है ये क्या करता है, सोडियम और पोटेशियम के स्तर को मेंटेन करने का काम करता है। यानी कुल मिला के बॉडी में जल और खनिज लवण के संतुलन का काम कौन करता है, एल्डोस्टेरॉन करता है। तीसरा जो हार्मोन निकलता है कॉर्टेक्स वाले पार्ट से कौन सा है, सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन का काम क्या होता है, तो ये क्या है, लैंगिक लक्षणों को कंट्रोल करने का काम करता है। मान लीजिए अगर ये महिला में ज़्यादा हो जाए, सेक्स हार्मोन अगर महिला में ज़्यादा हो जाए तो उसमें पुरुषों जैसे लक्षण आ जाते हैं, और अगर पुरुषों में ज़्यादा हो जाए तो इसमें कैसे लक्षण आ जाते हैं, इसमें महिला जैसे लक्षण आ जाते हैं। ये तो है कॉर्टेक्स वाले पार्ट की बात। अब कॉर्टेक्स वाला पार्ट क्या होता है, ये एड्रिनल ग्लैंड का बाहरी भाग होता है। वहीं पर मेडुला जो है, मेडुला एड्रिनल ग्लैंड का आंतरिक भाग होता है। अब जो आंतरिक भाग है इससे एक इंपॉर्टेंट हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं एड्रेनलिन हार्मोन। क्या बोलते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन। अब जो एड्रेनलिन हार्मोन है ये काम क्या करता है, तो जैसे कभी क्रोध की स्थिति आ जाती है, जब हम बहुत गुस्से में होते हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा भय में होते हैं, डर में होते हैं, या किसी चीज़ से हमको खतरा होता है, या फिर मेंटली प्रेशर है, मानसिक तनाव है, तो इस स्थिति में ये हार्मोन क्या होता है, ज़्यादा सिक्रीट होता है। अब जब ज़्यादा सिक्रीट होगा तो ये क्या करता है, बीपी को इंक्रीज कर देगा, जो हार्ट रेट है, हार्ट बीट रेट है, उसको इंक्रीज करने का काम करता है, साथ ही रोंगटे खड़ा कर देगा। यानी कुल मिला के ये क्या करता है, बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म के लिए तैयार करता है। ठीक है, अब ये डिफेंस मैकेनिज्म के लिए तैयार करता है, इसीलिए एड्रेनलिन हार्मोन को हम कई नामों से जाने जाते हैं। जैसे कि इसको हम 3F हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, 4S हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। 3F मतलब क्या होता है, फियर है, फाइट है, फ्लाइट हार्मोन से, यानी लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक है, उसके अलावा करो या मरो या डू या डाई हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। आपातकालीन हार्मोन के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, आपातकालीन
हार्मोन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये एड्रेनलिन हार्मोन के कुछ प्रमुख कार्य हैं। अब देखिए यहाँ पे जो फंक्शन पूछा है, देखते हैं हम एक एक ऑप्शन को। तो देखिए लंबाई को नियंत्रित करने का काम एड्रेनलिन हार्मोन का नहीं है। अभी हमने पूरा यहाँ पे पढ़ लिया, क्या कहीं पे लंबाई को नियंत्रित करना ऐसा काम आया कि जो कि एड्रेनलिन हार्मोन का है? तो बिल्कुल नहीं है। लंबाई को नियंत्रित करने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड का है, जो कि ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट करती है। शरीर के विद्युत अवगतियों पर संतुलन नियंत्रित करना, ये भी काम इसका नहीं है एड्रेनलिन हार्मोन को। रक्त शर्करा, शुगर लेवल, ये अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का काम होता है, एड्रेनलिन हार्मोन का काम नहीं होता है। लेकिन एड्रेनलिन हार्मोन का काम क्या है? जब कोई व्यक्ति बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो यह तनाव के स्तर के समंजन में शरीर की सहायता करता है। कुल मिलाकर स्ट्रेस लेवल में, स्ट्रेस के टाइम पे ये उसको कंट्रोल करने का काम, उसको सामंजस्य बनाने का काम करता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु में किसकी संख्या समान होती है? न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन की, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की, तथा प्रोटॉन तथा पॉजिट्रॉन की। अगर कोई परमाणु है तो परमाणु में किसकी संख्या बराबर होती है? जैसे मान लीजिए कि कोई एक न्यूट्रल परमाणु है या फिर उदासीन परमाणु है। अब उदासीन परमाणु है तो उसमें न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। अब जब न्यूट्रॉन की वैल्यू 0 होगी तो उदासीन परमाणु में प्रोटॉन बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। यानी प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। बस इन दोनों का आवेश अलग अलग होगा। जैसे प्रोटॉन में कौन सा आवेश होता है, कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। वहीं पे इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। यानी कुल मिला के दोनों की संख्या तो बराबर होगी, लेकिन इनका जो आवेश होता है वो अपोजिट होता है। और अपोजिट आवेश होने की वजह से, दोनों की संख्या बराबर होने से जो कुल आवेश निकल के आता है, कुल आवेश क्या निकल के आता है? 0 या फिर 0 निकल के आता है। अब जैसे मान लीजिए कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। अब जब इसका परमाणु क्रमांक 6 है तो इसमें प्रोटॉन की संख्या भी 6 हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। यानी कुल मिला के परमाणु में किसकी संख्या समान होती है? तो प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे का मुरझाना किन भागों से संबंधित होता है? जिसमें पानी की कमी हो गई है, जिसमें पानी की अधिकता हो गई है, जो मर गए हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। पौधे का मुरझाना किन भागों से संबंधित होता है? तो देखिए पौधे कब मुरझाएंगे? जब पानी की कमी होगी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। जब भी किसी पौधों की कोशिका में या सेल्स में पानी की कमी होती है तो जो तने होते हैं या फिर जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां क्या होती हैं? ढीली हो जाती हैं। ढीली पड़ जाने की वजह से उसको हम क्या बोलते हैं कि प्लांट क्या हो गया है? मुरझा हो गया है। तो मुरझाना किसकी वजह से होता है? पानी की कमी की वजह से होता है। एक आपको चीज़ याद रखनी है कि जब भी पानी कम होगा पौधों में, पौधों की सेल्स में पानी कम होगा, तो पानी कम होगा तो जो टर्गर प्रेशर होता है, टर्गर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और टर्गर प्रेशर कम हो जाएगा तो पौधा क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा। क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा। ठीक है। अब देखिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। जिनमें पानी की अधिकता हो गई हो, तो पानी की अधिकता से प्लांट सड़ते हैं, खराब होते हैं, लेकिन मुरझाते नहीं हैं। जो मर गए हैं, अब मरना और मुरझाना अलग अलग होता है। मरे हुए प्लांट को अगर हम पानी देंगे तब भी वो जीवित नहीं होगा, लेकिन अगर हम मुरझाए प्लांट को पानी देते हैं तो वो वापस से हरा भरा और जीवित हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गहरे समुद्री गोताखोर हीलियम मिश्रित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं क्योंकि? आपने ये बहुत बार पढ़ा होगा कि जो समुद्री गोताखोर होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिक्स करके ले जाते हैं। अब ऐसा क्यों? यह नाइट्रोजन से हल्की है, उच्च दाब पर यह रक्त में नाइट्रोजन से कम विलेय है, यह आसानी से उपलब्ध है, या ऑक्सीजन के साथ सुगमता से मिश्रित हो जाती है। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए जो समुद्री गोताखोर होते हैं, ये गोताखोर जब पानी के अंदर जाते हैं तो हमने ये चीज़ पहले भी बहुत बार पढ़ ली है कि जितनी ही आसमान से दूरी, यानी क्या है, जितने आप गहराई पे जाते जाएंगे उतना ही दाब क्या होगा? बढ़ता जाएगा। जैसे अगर आप समुद्र के अंदर हैं तो दाब सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद लैंड एरिया में है तो उससे कम दाब, और अगर आप पहाड़ में चले गए तो दाब सबसे कम लगेगा। तो जब भी कोई गोताखोर समुद्र के अंदर जाता है तो यहाँ पे जो दाब होता है, दाब क्या होता है? बहुत अधिक होता है। और जब दाब अधिक होगा तो अगर गोताखोर नॉर्मल सी जो एयर है, सामान्य वायु ले जाता है जिसमें कि नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होती है, तो नाइट्रोजन क्या करेगी? नाइट्रोजन ब्लड में अधिक मात्रा में घुल जाएगी, और जब नाइट्रोजन अधिक मात्रा में घुल जाएगी तो इससे एक क्या है, फिर जब वो ऊपर आएंगे गोताखोर तो ऊपर आने पे एक बेंड्स क्रिएट होता है, द बेंड्स जिसको हम बोलते हैं, या फिर इसको हम किस नाम से जानते हैं? डिकम्प्रेशन सिकनेस। किस नाम से जानते हैं इसको? डिकम्प्रेशन सिकनेस के नाम से जाते हैं। अब डिकम्प्रेशन सिकनेस क्या होता है? तो ये होता है कि जैसे जब भी गोताखोर समुद्र के अंदर जाते हैं तो दाब बहुत अधिक होता है, लेकिन जब गोताखोर समुद्र के बाहर आएंगे तब तक जो नॉर्मल वायु है वो, उसमें जो नाइट्रोजन है
वो नाइट्रोजन रक्त और उनके जो ऊतक है उसमें बहुत अधिक मात्रा में घुल जाती है। और जब बहुत अधिक मात्रा में घुल जाएगी और जैसे ही गोताखोर बाहर आएंगे तो बाहर क्या हो जाएगा, दाब अचानक से कम हो जाएगा। और जब दाब अचानक से कम हो जाएगा तो डिकम्प्रेशन सिकनेस की समस्या आती है। अब ये क्या होता है, इसमें जो नाइट्रोजन के छोटे छोटे बुलबुले हैं ना, ये पूरे ब्लड में फैल जाएंगे और पूरे ऊतक में फैल जाएंगे। और जहाँ ये ब्लड और ऊतक में फैल जाते हैं तो जोड़ों में दर्द हो जाता है। क्या हो जाता है, जोड़ों में दर्द हो जाता है। और जोड़ों में दर्द के साथ साथ चक्कर आने की समस्या होने लगती है। साथ ही सांस लेने में क्या होती है, सांस में प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है और लकवा जैसी समस्या देखने को मिलती है। इसी को हम बोलते हैं डिकम्प्रेशन सिकनेस। तो अगर वो हीलियम मिला के नहीं ले जाते हैं गोताखोर अपने ऑक्सीजन के साथ, सामान्य वायु ले जाते हैं, तो नाइट्रोजन रक्त और ऊतक में काफ़ी अधिक मात्रा में घुल जाएगी, जिससे डिकम्प्रेशन सिकनेस की समस्या देखने को मिलेगी। ठीक है, इसीलिए जो गोताखोर होते हैं क्या करते हैं, अपने ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम मिक्स करके ले जाते हैं। तो देखिए, यह नाइट्रोजन से हल्की होती है नहीं, उच्च दाब पर यह रक्त में नाइट्रोजन से कम विलेय होती है हीलियम जो गैस है, इसलिए इसका उपयोग गोताखोर ऑक्सीजन के साथ अपने सिलेंडर में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र में कण पर आरोपित बल का मान शून्य हो तो कण का त्वरण होगा, बल से अधिक होगा, बल से कम होगा, एकांक होगा या फिर शून्य होगा। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि आरोपित बल का मान शून्य हो तो कण का त्वरण। अब बताइए न्यूटन की गति, यहाँ पे न्यूटन की गति का नियम लगेगा, जड़त्वीय निर्देश वगैरह दिया है ना, तो ये सब कौन बताता है, न्यूटन की गति के नियम में पता चलता है। तो यहाँ पे न्यूटन की गति का बताइए कौन सा नियम है जिसमें बल और त्वरण दोनों होते हैं। तो कौन सा नियम है, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या बताता है, बल की परिभाषा बताता है कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। जहाँ पे F क्या है, बल है, M क्या है, द्रव्यमान है, और A क्या है, A है त्वरण। तो यहाँ पे दिया है कि जो आरोपित बल का मान है वो क्या है, शून्य है। तो जब आरोपित बल का मान शून्य है तो A बराबर क्या हो जाएगा, F/m हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी यहाँ पे F की वैल्यू क्या है, 0, और M की वैल्यू क्या दी है, यहाँ पे चलिए M ही रख देते हैं, कोई वैल्यू नहीं दी है। तो कुल मिला के अगर 0 में हम किसी चीज़ का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। यानी कुल मिला के जो त्वरण है, त्वरण का मान भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। त्वरण के मान भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 तो हो जाएगा। और देखिए न्यूटन के गति का प्रथम नियम भी ये बताता है कि अगर मान लीजिए जो परिणामी बल है, परिणामी बल का मान क्या है, शून्य है, तो वो वस्तु, अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहना चाहेगी, और अगर गति कर रही है तो वो एक समान गति ही करती रहेगी। कैसे गति करती रहेगी, एक समान गति ही करती रहेगी। ये कौन बताया है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम बोलता है कि अगर परिणामी जो बल है, यहाँ पे परिमाणी नहीं, क्या होगा, परिणामी। क्या होगा, परिणामी। अगर परिणामी बल जो है वो क्या है, 0 है, तो कोई वस्तु विराम में है, रेस्ट में है, तो रेस्ट में ही रहेगी, या फिर एक समान से गति कर रही है तो एक समान मोशन में वो गति ही करती रहेगी। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 तो हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है। साइकिल के लिए पहिए जाम हो जाते हैं, चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है, प्रारंभ में घर्षण अधिक होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, मान लीजिए कोई भी साइकिल रेस्ट पे है, अगर वो रेस्ट पे है तो उस पर क्या हो जाएगा, जड़त्व होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, विराम का जड़त्व बोलते हैं। तो अगर उसको मोशन में लाना है, यानी उसको गति की अवस्था में लाना है, तो उसके ये विराम का जड़त्व को खत्म करना पड़ेगा। अब विराम के जड़त्व को खत्म करने के लिए जो साइकिल चलाने वाला व्यक्ति है उसको शुरुआत में क्या करना पड़ता है, अधिक बल लगाना पड़ता है, ताकि विराम का जड़त्व खत्म हो, और विराम का जड़त्व खत्म हो तो वो साइकिल क्या हो, मोशन पे आए। तो यहाँ पे साइकिल के पहिए जाम हो जाते हैं, ये नहीं होगा। घर्षण अधिक होगा, घर्षण का कोई बात ही नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए, यानी जड़त्व को खत्म करने के लिए अधिक बल लगाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 490 जूल गतिज ऊर्जा के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है। वह ऊंचाई जहां की गतिज ऊर्जा प्रारंभिक मान की आधी हो जाएगी, वो आपको ऊंचाई बतानी है। तो देखिए यहाँ पे द्रव्यमान कितना दिया है, m की वैल्यू दी है 2 kg, और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट कितनी दी है, 490 जूल। कितनी दी है, 490 जूल। अब ये बताना है कि वो कौन सी ऊंचाई है जहाँ पे पिंड की गतिज ऊर्जा प्रारंभिक मान की आधी हो जाती है। यानी कुल मिला के ये
पता चला कि जो काइनेटिक एनर्जी 2 है वो प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी के मान का कितना हो जाएगी, आधी, यानी इसकी वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी, 245 जूल। जो काइनेटिक एनर्जी सेकेंड है, दूसरी जो अंतिम गतिज ऊर्जा है, अंतिम गतिज ऊर्जा का मान कितना निकल के आ जाएगा, 245 जूल निकल के आ जाएगा। यानी कुल मिला के गतिज ऊर्जा में कमी कितने की देखने को मिली, गतिज ऊर्जा में हमको कमी कितने की देखने को मिली। तो पहले कितना था, 490 जूल था प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, और फिर इसमें 245 जो है वो कम हो गया, तो बचा कितना, बचा 245 जूल। यानी गतिज ऊर्जा में कितनी की कमी आई, 245 जूल की कमी आई। अब जो ये 245 जूल की कमी आई है, यही किस में बदल जाएगी, स्थितिज ऊर्जा में। किसमें बदल जाएगी, स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। अब स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, यानी mgh बराबर कितना होता है, 245 जूल होता है। तो यहाँ पे देखिए जो m है, m की वैल्यू कितनी दी है, 2 दी है, m की वैल्यू कितनी दी है, 2 दी है, और g की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू होती है। हाइट हमको निकालना ही है, बराबर क्या हो जाएगा, 245 हो जाएगा। यानी कुल मिला के h बराबर क्या आ जाएगा, 245 अपॉन 2 इंटू 9.8 कितना आ जाएगा, 19.6 आ जाएगा। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो जो हाइट है वो कितनी निकल के आ जाएगी, 12.5 मीटर निकल के आ जाएगी, जो कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, 12.5 मीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक धातु X जो प्रतिक्रिया श्रृंखला में निचले क्रम पर पाई जाती है, इसे इसके यौगिक द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कैसे प्राप्त किया जा सकता है, गर्म करके, अपचयन द्वारा, अपचायक पदार्थ के साथ गर्म करके, विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे ये पूछा है कि एक धातु X है जो कि जो रिएक्टिविटी श्रेणी है उसमें सबसे नीचे के क्रम में पाई जाती है। अब नीचे के क्रम में क्या पाई जाती हैं, जैसे Hg है, आपका सिल्वर है, गोल्ड है, ये रिएक्टिविटी श्रेणी में सबसे नीचे के क्रम में पाई जाती हैं। तो अगर इससे इसके यौगिक को निकालना है तो कौन से विधि का उपयोग किया जाता है। तो देखिए ऐसे जो कम क्रियाशील की धातुएं होती हैं ना, Hg, Ag, Au, ये क्या करती हैं, जब इनको इनके यौगिक यानी इनके द्वारा जब इनके यौगिक को निकाला जाता है तो उसके लिए कोई प्रोसेस नहीं करनी पड़ती है, केवल गर्म कर दिया जाता है। अगर इसको हम सिंपली गर्म भी कर देते हैं ना, तो सिंपली गर्म करने पर भी इनका क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। यानी गर्म करके अपचयन द्वारा हम इसके यौगिक को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जो उसका मर्क्यूरी का जो ऑक्साइड है, मर्क्यूरी के ऑक्साइड को अगर हम हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो इससे जो मर्क्यूरी है अलग हो जाएगा और जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यानी कुल मिला के गर्म करके इनका अपचयन करके हम इसके यौगिक को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अपचायक पदार्थ के साथ गर्म करके ये भी प्रोसेस सही है, इस प्रोसेस से भी यौगिक को प्राप्त किया जाता है। लेकिन ये जो मध्यम क्रियाशील धातु होती है ना, जो कि मिडिल रेंज में आती हैं, जैसे कि जिंक है, आयरन है, लेड है, पीबी यानी लेड है, कॉपर है, इनके लिए क्या होती है, प्रयुक्त होती है। बहुत कम क्रियाशील धातुओं के लिए प्रयुक्त नहीं होती है। इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपके गमले में लगा गुलाब का लाल फूल सूर्य के श्वेत प्रकाश में कैसा दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, लाल रंग की किरणों का परावर्तन करता है, लाल रंग की किरणों का अपवर्तन करता है। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए कोई भी वस्तु हमको जिस कलर की दिखाई देती है वो यानी उसी कलर को क्या कर रही है, परावर्तित कर रही है, और बाकी कलर को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही। मान लीजिए कोई वस्तु हमको हरी कलर की दिखाई दे रही है, तो हरी कलर का दिखने का मतलब ये है कि ये वस्तु जो हरा रंग है इसका क्या कर रही है, परावर्तन कर रही है, इसका क्या कर रही है, परावर्तन कर रही है, और बाकी जितने भी रंग है उसको क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, उसको क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। तो यहाँ पे जो फूल है, गुलाब का फूल है, वो लाल रंग का दिखाई दे रहा है। तो लाल रंग का दिखाई देने का मतलब क्या है, जैसे सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है उसमें सभी रंग होते हैं, लेकिन अगर फूल गुलाब का फूल जो है वो लाल रंग का दिखाई दे रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, लाल रंग की किरणों को परावर्तित कर रहा है, और जो बाकी जो कलर है उनको क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। हरा नहीं दिखाई देगा, अगर हरा रंग परावर्तित करता तब यह हरा दिखा देता है, और काला रंग तब दिखाई देता है जब कोई भी प्रकाश परावर्तित ही ना हो, जितनी भी प्रकाशों को क्या कर लिया जाए, एब्जॉर्ब यानी अवशोषित कर ली जाए, तब जो है वस्तु हमको काली दिखाई देती है। ठीक है, लाल रंग का दिखाई मतलब कि लाल रंग की किरणों को ये क्या कर रहा है, परावर्तित कर रहा है, और बाकी रंगों को एब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ पे अपवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जो अपवर्तन होता है ना वो पारदर्शी माध्यम में होता है। कैसे होता है, पारदर्शी माध्यम में होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
विद्युत जनित्र मुख्य रूप से क्या काम करते हैं? ऊर्जा के परिवर्तक की सतह कार्यकर्ता की तरह कार्य करता है, विद्युत चुंबक की तरह कार्य करता है, ऊष्मीय ऊर्जा के स्रोत का कार्य करता है, या विद्युत आवेश के किसी स्रोत का कार्य करता है? बताइए, जो विद्युत जनित्र होते हैं, विद्युत जनित्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम कॉमनली किस नाम से जानते हैं? जनरेटर के नाम से जानते हैं। अब इस नाम से तो आप सभी परिचित होंगे। अब बताइए, जो जनरेटर है, जनरेटर क्या काम करता है? तो जनरेटर क्या काम करता है? ये मैकेनिकल एनर्जी को किस रूप में चेंज करता है? मैकेनिकल एनर्जी को ये चेंज करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें चेंज करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने का काम करता है। यानी जो यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा को ये किस में बदल देता है? यांत्रिक ऊर्जा को ये बदलता है विद्युत ऊर्जा में। किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। यानी अगर ये यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, परिवर्तित कर रहा है, तो जो जनरेटर है इसको हम किस नाम से जान देंगे? तो इसको हम एनर्जी कन्वर्टर या ऊर्जा परिवर्तक के रूप में जानेंगे। तो विद्युत जनित्र यानी जनरेटर का काम क्या होता है? ऊर्जा के परिवर्तक की तरह कार्य करता है, यानी जो एनर्जी है उसको कन्वर्टर की तरह कन्वर्ट करने का काम करता है। वहीं पे जस्ट इसका अपोजिट क्या होता है? मोटर। जनरेटर हमने देखा मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है, और मोटर क्या करता है? मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी जो विद्युत ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट का मान किस तापमान पर समान होता है? -40 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पे, 40 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर -273 डिग्री सेल्सियस पर? बताइए, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, फ़ारेनहाइट और जो सेल्सियस है इसको बराबर, यानी इसका जो सूत्र होता है, संबंध सूत्र होता है, वो क्या होता है? फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 यानी 9/5 सेल्सियस प्लस क्या हो जाएगा? 32। ये इनका क्या होता है? फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का संबंध सूत्र होता है। अब जब दोनों का मान समान है, यानी फ़ारेनहाइट इक्वल टू क्या है? डिग्री सेल्सियस, तो बताइए फ़ारेनहाइट की जगह पे क्या हम डिग्री सेल्सियस यानी सेल्सियस नहीं लिख सकते? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेल्सियस इक्वल टू 9/5 क्या हो जाएगा? सेल्सियस प्लस 32। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? सेल्सियस माइनस 9/5 सेल्सियस प्लस क्या हो जाएगा? 32। अब अगर हम इसका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, यहाँ पे ये नहीं होगा। इसका अगर हम क्या करेंगे? यहाँ पे ये सेल्सियस होगा। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा ना, ये 5 सेल्सियस आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? 9 सेल्सियस क्या आ जाएगा? 9 सेल्सियस आ जाएगा, और प्लस ये इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा? इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। यानी कुल मिला के 4/5 सेल्सियस इक्वल टू क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा। यानी सेल्सियस इक्वल टू यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा? सेल्सियस इक्वल टू निकल के आ जाएगा 40। क्या निकल के आ जाएगा? 40। कैसे निकल के आ जाएगा? सेल्सियस इक्वल टू, अगर ये 4/5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 32 इंटू क्या आ जाएगा? 5/4। अब ये 8 टाइम्स कटेगा, और ये माइनस में है, ये क्या है? इधर माइनस में है, तो ये 8 5 जा क्या हो जाएगा? 40, यानी यहाँ पे -40 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट निकल के आ जाएगा। यानी कुल मिला के सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की वैल्यू कहाँ पे बराबर होती है? -40 डिग्री पे बराबर होती है। -40 डिग्री सेल्सियस बराबर फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। यानी -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि पानी के तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया जाए तो, यानी बढ़ा दिया जाए तो उसका आयतन क्या होगा? पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, धीरे धीरे घटेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, या पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा? बताइए, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, जो पानी का व्यवहार है ना, ये पानी का बिहेवियर 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में अलग रहता है, और फिर उसके बाद क्या होता है? अलग रहता है। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जो पानी का व्यवहार होता है वो क्या रहता है? इस टाइम पे जो पानी का आयतन होता है, आयतन क्या होता है? आयतन घटता है, और जो घनत्व होता है, घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ता है। ठीक है, 0 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी का आयतन घटता है, और घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ता है। वहीं पे अगर 4 डिग्री सेल्सियस की बात की जाए तो 4 डिग्री सेल्सियस में जो पानी का आयतन होता है, आयतन क्या होता है? सबसे कम होता है। क्या होता है? सबसे कम होता है। और वहीं पे जो घनत्व होता है, घनत्व क्या होता है? घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? अधिकतम
कम होता है। ठीक है, अब 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर बढ़ाते हैं पानी का, तो 4 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद या 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर जितना दिया है इस प्रश्न में 10 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हैं, तो 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक जो पानी का आयतन है, आयतन क्या हो जाएगा, आयतन इस टाइम पे बढ़ जाएगा, आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जो घनत्व है, घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी घनत्व घटता है। तो कुल मिला के अगर 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 10 डिग्री सेल्सियस हम देखते हैं, तो 0 से लेके 4 तक में आयतन घटा है, और फिर 0 से लेके 4 तक में क्या हुआ है, आयतन घटा है, और 4 डिग्री सेल्सियस से लेके 10 डिग्री सेल्सियस में जो है वो आयतन बढ़ा है। तो यानी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि पहले तो घटेगा, 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक जो पानी का आयतन है वो क्या होगा, घटेगा, फिर 4 डिग्री सेल्सियस से लेके 10 डिग्री सेल्सियस तक जो पानी का आयतन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 तो हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी पिंड पर लगने वाला बल अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है। परिमाण परिवर्ती किंतु दिशा अपरिवर्ती, केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश, केंद्र से दूर त्रिज्या के अनुदिश, और उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, कोई भी अगर वस्तु है वृत्तीय गति में अगर गति कर रही है, तो किसी भी वस्तु को वृत्ताकार पथ पे गति करने के लिए या अपने गति को बनाए रखने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल इसको कहा जाता है। ठीक है, तो कोई भी वस्तु है अगर वृत्तीय पथ पे गति कर रही है, तो अपनी गति को बनाए रखने के लिए अभिकेंद्रीय बल की जरूरत होती है। और ये अभिकेंद्रीय बल कैसे लगता है, केंद्र की ओर लगता है। कैसा लगता है, केंद्र की ओर लगता है। तो बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। एक तो ये केंद्र की ओर लगेगा, अभिकेंद्र बल की बात कर रहे हैं तो केंद्र की ओर लगेगा, और त्रिज्या के अनुदिश, त्रिज्या के अनुदिश मतलब क्या होता है, देखिए ये क्या होता है, व्यास होता है, और ये जो सेंटर तक है ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या, ये जो आधी क्या है, ये त्रिज्या हो जाएगी। तो ये जो बल लगता है क्या त्रिज्या के विपरीत लगता है, क्या बाहर की ओर लगता है, नहीं, ये क्या लगता है, त्रिज्या की दिशा में लगता है। जैसे ये गोला है तो इस गोले का रेडियस क्या होगा, ये होगा। तो जो अभिकेंद्रीय बल होता है ये अंदर की ओर यानी त्रिज्या की दिशा में, त्रिज्या के अनुदिश लगता है। वहीं पे अगर अपकेंद्रीय बल दिया होता ना, तो अपकेंद्रीय बल क्या लगता है, त्रिज्या के विपरीत, अनुदिश न लग के क्या करता है, त्रिज्या के विपरीत लगता है। तो बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्यूज तार के लिए कौन सा कथन सत्य है। प्रतिरोध कम तथा गलनांक अधिक, प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम, प्रतिरोध कम तथा गलनांक कम, प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक अधिक। बताइए जो फ्यूज तार है, फ्यूज तार को कैसा होना चाहिए। तो देखिए जो फ्यूज तार है वो फ्यूज तार ऐसा होना चाहिए कि उसका प्रतिरोध जो है वो अधिक हो। क्या हो, प्रतिरोध अधिक हो। अब प्रतिरोध अधिक से मतलब क्या होता है, प्रतिरोध मतलब क्या है कि रुकावट, प्रतिरोध मतलब क्या है, रुकावट है। तो रुकावट अधिक क्यों होना चाहिए, रुकावट अधिक इसलिए होना चाहिए ताकि सामान्य धारा से अगर अधिक धारा जा रही है तो ये क्या करे, गर्म हो जाए और गर्म करके जो फ्यूज है उसको पिघला दे। ठीक है, तो एक तो प्रतिरोध अधिक होना चाहिए ताकि सामान्य धारा से अधिक धारा उसमें जाए तो वो क्या हो जाए, उसको रुकावट, उसमें रुकावट डाले। रुकावट डालने के लिए क्या किया जाता है, क्या होता है, ये क्या होता है, जल्दी गर्म हो जाता है। अब प्रतिरोध अधिक के साथ साथ ये इसका गलनांक कैसा होना चाहिए, गलनांक इसका होना चाहिए कम। गलनांक कैसा होना चाहिए, कम। अब गलनांक कम मतलब ताकि ये जैसे ही थोड़ा सा प्रतिरोध अधिक यानी धारा ज़्यादा आएगी तो ये जल्दी गर्म हो जाएगा, और जैसे ही ये थोड़ा सा भी गर्म हो तो ये क्या हो जाए, जल्दी से पिघल जाए। तो गलनांक कम का मतलब यानी कम टेम्परेचर, जैसे ये थोड़ा सा गर्म हो तो जो फ्यूज है वो क्या हो जाए, पिघल जाए। ठीक है, तो इसीलिए जो फ्यूज तार है, फ्यूज तार का प्रतिरोध हमेशा अधिक होना चाहिए ताकि थोड़ा सा भी अधिक धारा जाए तो वो गर्म हो जाए, रुकावट पैदा करे। और गलनांक क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए ताकि जैसे ही रुकावट पैदा हो जो फ्यूज है वो थोड़ा सा गर्म हो तो वो क्या हो जाए, पिघल जाए। जहाँ पिघल जाएगा तो जो बाकी परिपथ हैं, जो बाकी सर्किट हैं वो क्या करेगा, उनसे जो रिलेशन है वो तोड़ देता है, यानी उनके तक करंट नहीं पहुँचाएगा। तो जो बाकी उपकरण हैं वो क्या रहेंगे, सुरक्षित बने रहेंगे। तो इस प्रश्न का बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 कि प्रतिरोध अधिक होना चाहिए और गलनांक क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में असत्य कथन है। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आवेश बराबर परंतु विपरीत होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है उस पर आवेश बराबर होते हैं परंतु विपरीत होते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ क्या होता है कूलाम, ये प्रोटॉन का आवेश होता है। वहीं पे इलेक्ट्रॉन
प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 होता है। तो देखिए दोनों का आवेश क्या है, एकदम बराबर है और क्या है, परंतु विपरीत होता है, यानी एक क्या है पॉजिटिव है और दूसरे पर क्या है नेगेटिव आवेश होता है। तो परिमाण में तो बराबर है लेकिन दिशा में क्या है, चिन्ह में क्या है, विपरीत है। न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जो न्यूट्रॉन होता है वो विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है, उस पर 0 आवेश होता है, उस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। तीसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो बताइए प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग 1.67 × 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है। वहीं पे जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.11 × 10⁻31 kg के बराबर होता है। यानी जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1836 गुना ज़्यादा क्या होता है, भारी होता है। तो यहाँ पे द्रव्यमान क्या बराबर है, इसीलिए यह इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे असत्य ही पूछा है। जब एक असत्य निकल गया तो चौथा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अधिक विषैली होती है क्योंकि यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, यह फेफड़ों को क्षति पहुंचाती है, यह हीमोग्लोबिन की O2 को ले जाने की क्षमता को घटाती है, यह जल के साथ अम्ल वर्षा बनाती है। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO होता है, ये ऑक्सीजन से यानी ये हीमोग्लोबिन से HB से ऑक्सीजन के तुलना में लगभग 200 से लेकर 300 गुना अधिक जुड़ने की क्षमता रखती है, यानी अधिक मजबूती से जुड़ती है। और जब ये हीमोग्लोबिन से कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़ती है तो क्या बनाती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ठीक है, अब जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा तो इसका परिणाम क्या होता है, यानी इसका रिजल्ट ये निकल के आता है कि जो ब्लड है यानी जो हीमोग्लोबिन है, ये सारे जो जितने भी ऑर्गन हैं वहाँ तक पर्याप्त ऑक्सीजन को क्या करता है, नहीं ले जा पाता, क्योंकि ऑक्सीजन की जगह पे कौन जुड़ जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, दम घोटने का काम करता है। क्या करता है, दम घोटने का काम करता है, जिससे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र ना फेफड़ों की क्षति ये सब नहीं है, ये क्या हो जाएगा कि ये हीमोग्लोबिन की जो O2 ले जानी यानी ऑक्सीजन को ले जाने की जो क्षमता होती है उसको घटा देता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन की तुलना में 200 से लेकर 300 गुना ज़्यादा अधिक मजबूती से हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल एक यौगिक है क्योंकि यह रासायनिक बंधों से जुड़े 2 भिन्न तत्व रखता है। इसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन पाए जाते हैं। यह ठोस, द्रव या गैस अवस्थाओं में पाया जाता है। यह रासायनिक विधियों द्वारा सरलतम पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। बताइए जो जल है ये एक यौगिक क्यों माना जाता है। तो देखिए यौगिक क्या है, यौगिक क्या है बताइए। सबसे पहले आप ये बताइए कि यौगिक क्या होते हैं। तो जब भी 2 या 2 से जो अधिक तत्व हैं, ठीक है, 2 या 2 से अधिक तत्व मिलेंगे और साथ ही इनके बीच कैसा बंध होना चाहिए, रासायनिक बंध होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रासायनिक बंध होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। जबकि तत्व क्या कहलाते हैं, रासायनिक विधि से और सरल पदार्थों में जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, नहीं तोड़े जाते, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। ठीक है, और जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलेंगे और रासायनिक बंध बनेगा तो क्या कहलाएंगे, यौगिक कहलाएंगे। अब देखिए पहला ऑप्शन क्या है कि यह रासायनिक बंधों से जुड़े होते हैं और 2 भिन्न तत्व रखता है, तो यही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जल क्या है, एक तो रासायनिक बंध से जुड़ा होता है और दूसरा इसमें भिन्न तत्व यानी हाइड्रोजन होता है और क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, इसलिए ये यौगिक कहलाता है। और इसके अलावा इसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन पाए जाते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पाया जाना बस इसका क्या है, यौगिक की परिभाषा नहीं देता। यह ठोस, द्रव और गैस अवस्था में पाया जाता है, तो यह एक जल का गुण है, ये गुण है, यह यौगिक होने का कारण नहीं है। यह रासायनिक विधियों द्वारा सरलतम पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ये तत्व के बारे में बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है, तत्व के बारे में बता रहा है, क्योंकि जो एलिमेंट होता है वो रासायनिक विधि से और सरल भागों में उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से कौन से यौगिक सदृश श्रेणी के हैं। C2H6O2 तथा C2H6O, C2H6O2 तथा CH4O, C2H6O तथा CH4O, C2H6O तथा C2H6। बताइए कौन से सदृश श्रेणी के हैं। सदृश श्रेणी मतलब क्या होता है, होमोलोगस सीरीज। क्या होता है, होमोलोगस
सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज मतलब क्या है कि इनमें क्या होना चाहिए, एक तो क्रियात्मक समूह सेम होना चाहिए। जो क्रियात्मक समूह है, जो फंक्शनल ग्रुप है, वो क्या होना चाहिए, सेम। जैसे इसमें देखिए O2 है, इसमें क्या है, O है। यहाँ पे क्या क्रियात्मक समूह सेम है, नहीं, अलग अलग है। यहाँ पे O2, यहाँ पे O, यहाँ पे भी क्रियात्मक समूह सेम नहीं है। यहाँ पे भी देखिए क्रियात्मक समूह नहीं सेम है। क्या है, एक तो एल्कोहल है और दूसरा क्या है, एल्केन है। ठीक है, एक एल्कोहल है और दूसरा क्या है, इथेन है। यानी यहाँ पे भी क्रियात्मक समूह नहीं सेम है। तो सदृश श्रेणी के लिए क्या होना चाहिए, एक तो क्रियात्मक समूह सेम होना चाहिए और दूसरा इनके जो क्रमागत सदस्य हैं उसमें CH2 का अंतर होना चाहिए। कितने का अंतर होना चाहिए, CH2 का। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर 3 है, यहाँ पे देखिए C2H6O और CH4O। तो एक तो देखिए यहाँ पे CH2 का अंतर है कि नहीं है, एक कार्बन का अंतर है और 2 हाइड्रोजन का अंतर है, तो है। ठीक है, और क्रियात्मक समूह सेम है कि नहीं है, तो बिल्कुल सेम है। एक क्या है, मेथेनॉल है और एक क्या है, एथेनॉल है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो ये रहे आज के कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न, जहाँ पे हमने प्रश्न भी पढ़े और इनसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं और आपको क्या डिटेल पता होनी चाहिए उसको भी हमने यहाँ पे अच्छे से पढ़ा है। तो ये क्लासेस जो फाइनल सीरीज की चल रही हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर देखिएगा और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आज के 18 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। ठीक है, इससे क्या रहेगा, आपके तैयारी का लेवल आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितने स्तर पे है और आपको अभी कितना इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। धन्यवाद।